Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya Brol and students आज जो हम करने वाले हैं that is a question paper of year 2016 और ये किस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है? दिस इज़ JKP बॉर्डर बटालियन। आप जानते हैं ये पोस्ट आउट हैं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिखाएं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, कौन कौन सा सेक्शन कितने कितने मार्क्स का आया हुआ है पहले के एग्जाम में, सो दैट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि FAA का एग्ज़ाम हो चुका है, JKP का एग्ज़ाम हो चुका है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। जब भी फाइनल रिजल्ट आएगा डेफिनेटली ऑब्वियसली आप लोगों को बताया जाएगा रिजल्ट क्या रहा, कैसा स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, बट येस मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। चलिए, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने इंग्लिश सेक्शन से। ठीक है, आप लोगों को इंग्लिश सेक्शन के 10 क्वेश्चंस 2016 के क्वेश्चन पेपर में आए हैं और 10 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। लेवल की मैं बात करूँ, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश एग्जाम, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेवल की एग्जाम करूँ। बिल्कुल ईजी लेवल है, बहुत कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, बहुत कुछ ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता जो हमने कभी देखा नहीं है, क्योंकि हम इतने इतने एग्जाम्स के लिए पढ़ते आ रहे हैं। आप लोगों ने दिए होंगे पहले भी JK SSB के एग्जाम्स या JKP का एग्जाम। अगर आप लोग फ्रेशर्स भी हैं तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या लेवल है और किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों को स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द इंग्लिश सेक्शन। और इंग्लिश का जो लेवल है दैट इज़ वेरी वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए हैं, सिर्फ आपको वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर, ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो बिगिन करते हैं फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दिस इज 2016 ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए, यहाँ से आप लोगों को ये पैटर्न रहता है एग्ज़ाम का कि इस पैटर्न के हिसाब से 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन आप लोगों को दिया जाता है इस क्वेश्चन पेपर को कवर करने के लिए। तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी जाती हैं व्हाइल यू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन। यहाँ से हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों को एक टर्म दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव, यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट कर लो, समथिंग। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जब हम कांस्टेंट एफर्ट्स करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं। लाइक आप लोगों को वर्ड दिया है और उसकी स्टेटमेंट दी है। जनरली आपको क्या दिया जाता है, वर्ड दिया जाता है और आपको उसका मीनिंग बताना होता है। यहाँ पे मीनिंग दिया है, यू हैव टू चूज़ द वर्ड, तो उल्टा है ये क्वेश्चन। तो जब भी हम कांस्टेंट एफर्ट्स करते हैं किसी भी चीज़ में, अगर देरी हो जाए, रुकावटें हो, लेकिन फिर भी हम उस एफर्ट्स को करते रहते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वरेंस, अटेम्प्ट, एंथुजियाज्म और विगर। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वरेंस। प्रिजर्वरेंस का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ को करते रहना, चाहे ही उसमें रुकावटें आए, उसमें डीले हो, कुछ भी मुश्किल आए, एक ही चीज़ पर डटे रहना। ठीक है, जो आपको भी करना है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रिजर्वरेंस। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए। समझ आया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर हम लोग। देखो, दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला है, स्पेलिंग करेक्ट चूज करना है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर किसका वर्ड जो है उसका स्पेलिंग सही है। तो आपको पता है यहाँ पर एग्जाम्पल हमें बोला है, तो एग्जाम्पल की स्पेलिंग तो आई गेस सबको आते होंगे, ऐसा कोई भी नहीं है आप में से आई गेस जिसको एग्जाम्पल की स्पेलिंग नहीं आते होंगे, है ना। तो क्या होते हैं एग्जाम्पल की स्पेलिंग, EXAMPLE, राइट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, यहाँ पर एक ब्लैंक है बेस्ड ऑन प्रेपोजिशन। तो अभी तक हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ चुके हैं, काफ़ी बार उसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। नाउ वी नो द बेसिक थिंग्स, राइट। सो आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी। मैं टी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी से, है ना, ऐसा बोलना है हमें। तो टी, टू कॉफ़ी, ऑन कॉफ़ी, दैन कॉफ़ी, ओवर कॉफ़ी। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स का जो आंसर निकल के आता है, कोई कहता है दैन होता है, कोई कहता है ओवर होता है। लेकिन मैंने ये चीज़ बार बार आपको बताई है। कुछ हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेगुलर चीज़ों की तरह नहीं होती। दीज आर सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो उसी में आता है ये। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद एक ही प्रेपोजिशन लगती है जो होती है टू। जैसे प्रेफर के बाद भी हमेशा टू लगता है। तो जब भी हम किसी चीज़ के लिए प्रेफर का वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक मैं इससे ज़्यादा ये प्रेफर करता हूँ, इससे कम ये प्रेफर करता हूँ, तो प्रेफर, प्रेफर्ड, प्रेफरेबल कुछ भी हो उसके साथ टू ही लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रेफर के अलावा और भी वर्ड्स हैं, जैसे सुपीरियर हो गया,
सुपीरियर के बाद भी टू लगता है, इन्फीरियर हो गया, इन्फीरियर के बाद भी हमेशा टू लगता है, जूनियर हो गया, मैं नहीं बोलूँगी आई एम जूनियर दैन हिम, नो आई एम जूनियर टू हिम, ठीक है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन सब वर्ड्स के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू ही लगती है। तो ऐसे वर्ड्स आ जाए ऑलवेज यू शुड चूज ऑप्शन टू, ठीक है। चल आगे देखें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, एक ब्लैंक है, आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है। एंड व्हाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डजंट मेक एनी डैश टू मी, पुलिस ने तुम्हें क्यों सस्पेक्ट किया, सस्पेक्ट एज इन तुम पे शक किया, इस पे मुझे कोई सेंस नहीं दिखती। तो यहाँ पर इट डजंट मेक एनी ट्रूथ टू मी, रीज़न टू मी, पॉइंट टू मी और सेंस टू मी, यहाँ से पढ़ के ही समझ में आता है कि तुम्हें क्यों सस्पेक्ट किया, तुम पे शक क्यों किया, मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लगा, ऐसा ही हम बोलते हैं। तो क्या हो गया आंसर, यहाँ पर पढ़ने से समझ आता है ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अगेन करेक्ट स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, हमें व्हीकल का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो ये भी बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। व्हीकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, सबको इसका स्पेलिंग भी आता है। तो क्या है, VEHICLE, ऑप्शन बी अगेन इज द करेक्ट आंसर। 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 और करने हैं इंग्लिश के, उसके बाद आपके टीचर आपको नेक्स्ट सेक्शन करवाएंगे। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अगेन क्या है, प्रेपोजिशन है। क्या बोला है, द बॉस सेड आई शैल लुक डैश द मैटर, बॉस ने कहा कि मैं मैटर पर गौर करूँगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, लुक एट द मैटर, लुक अबाउट, लुक इन और लुक इनटू। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है लुक इनटू एक क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होता है। जब लुक के बाद इनटू लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना, ऑब्जर्वेशन करना, है ना, उस पर ध्यान देना कि क्या मैटर है एक्चुअल में, राइट। तो क्या होता है, लुक के बाद जब इनटू लग जाता है इट मीन्स काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेट करना। तो आई शैल लुक इनटू द मैटर, मैं मैटर में देखूंगा, लाइक आई विल ऑब्जर्व कि क्या बात है एक्चुअल में, है ना। तो लुक इनटू द मैटर, आंसर शुड बी ऑप्शन डी। लेट्स सी नेक्स्ट वन। Choose the word nearest in the meaning of the italicized word, italicized part. Grandmother has been getting feeble of late. यहाँ पर इटैलिसाइज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या है, फीबल। मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके बता रही हूँ, फीबल इज द वर्ड। आपको क्या करना है, फीबल का नियरेस्ट मीनिंग जो है वो ऑप्शंस में से चूज करना है। तो बताइए फीबल का मीनिंग क्या होता है, इज इट टॉल, इज इट वीक, इज इट स्ट्रॉन्ग और इज इट स्मॉल। तो फीबल का मतलब होता है वीक हो जाना, ठीक है। फीबल मीन्स व्हाट, कमज़ोर, वीक। वीक हो जाना कि हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म ना कर पाएँ, ठीक है। हम जब हमारी एज होती है, हम धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है, तो हमारी फिज़िकली हम लोग वीक हो जाने लगते हैं, है ना। फिज़िकली कुछ ऐसे जो हम अभी चीज़ें कर पाते हैं, जब हम यंग होते हैं हम उस टाइम नहीं कर पाते। तो उसी से रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। तो फीबल का मतलब क्या हो गया, वीक होता है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन 11, यहाँ पर बोला है करेक्ट आर्टिकल फिल इन करना है। तो आर्टिकल्स भी हम पढ़ चुके हैं, सबको आर्टिकल्स आते हैं। तो देखो, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई वॉन्ट टू बिकम डैश MLA। अब MLA के साथ आप लोग क्या लगाते हैं, द, एन और ए। तो जनरली स्टूडेंट्स कहते हैं द लगेगा, या फिर M देख के कह देते हैं A लगेगा। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है, जब भी हमने आर्टिकल्स किए हैं, जब एब्रीविएशंस आते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स आते हैं किसी भी नाम की, और वो किसी ऐसे लेटर से स्टार्ट होती हैं जो लेटर वोवल की साउंड देता है, तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर वर्ड दिया है M कैसी साउंड दे रहा है, ऐसी वोवल की, अ से शुरू हो रहा है ना। जैसे मैं बोलूँ लेट्स से SP, ठीक है, SIFIR NGO, है ना। अब ये N है, ये F है, F कैसी साउंड दे रहा है, वोवल की। N कैसी साउंड दे रहा है, अगेन वोवल की। S कैसी साउंड दे रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, वोवल, राइट। तो ये वोवल की जब साउंड से बिगिन होते हैं एब्रीविएशंस, ठीक है, सो उस वक्त हम लोग इनके साथ एन लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। लेकिन जब इनकी फुल फॉर्म आ जाए, जैसे SI मैं बोल दूँ सब इंस्पेक्टर,
उस वक्त मैं इसके साथ एन नहीं लगाऊंगी क्योंकि तब स की साउंड दे रहा है, नॉट एस ए की साउंड नहीं दे रहा, तो उस वक्त एन ज़रूरी नहीं है। जब एब्रीविएटेड हो, लेटर हो, उस वक्त एन। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया यहाँ से सबको? देखो ऐसे क्वेश्चंस आए और ऐसे क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं तो इंग्लिश में तो पूरे मार्क्स आना बनते हैं, है ना। यहाँ से ऑलराइट, चलो दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड। अपोजिट बताना है इटैलिसाइज, तो इटैलिसाइज यहाँ पर नहीं किया, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। द वर्ड इज इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन का क्या बताना है? अपोजिट बताना है, नो नॉट द सिमिलर, नॉट द नियरेस्ट, अपोजिट बताना है। तो इंट्रोडक्शन का अपोजिट क्या होगा? कंक्लूजन, एंड, टर्मिनेशन और डिडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की बिगिनिंग, है ना, स्टार्टअप, किसी चीज़ को बिगिन करना, यही होता है इंट्रोडक्शन का मतलब। अब कंक्लूजन का मतलब होता है कि कंक्लूड करना, ख़त्म करते हुए उसको बताना, उसका कंक्लूजन देना। एंड का मतलब भी ख़त्म करना। टर्मिनेट का मतलब भी कैंसिल, लाइक एंड करना। और एक आता था डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब भी क्या हो जाता है यहाँ से? डिडक्शन का मतलब लाइक सब्ट्रैक्ट करना। जैसे हम बोलते हैं ना, मनी डिडक्ट हुई, तो मनी निकाली गई, सब्ट्रैक्ट हुई, जितना सम था उसमें से कम हुआ। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन का अपोजिट क्या आएगा? इज इट एंड, इज इट टर्मिनेशन, इज इट कंक्लूजन? तो देखो, इंट्रोडक्शन एज इन किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, लाइक उसका स्टार्टअप करवाना। और यहाँ पर इसका अप्रोप्रिएट अपोजिट क्या आएगा? कंक्लूजन। किसी चीज़ को ख़त्म करते हुए भी उसके बारे में बताना, ठीक है। दैट इज द कंक्लूजन, इज द अप्रोप्रिएट वर्ड। एंडो टर्मिनेशन तो एक ही हो गया। सो अप्रोप्रिएट यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया सबको? आगे से आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन पे, लास्ट वन एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश सेक्शन। क्या बोला है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन इज। यहाँ पर एक ब्लैंक दिया और उसमें हमने अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन फिल इन करना है। कलेक्टिव नाउन आपको मैंने बताया है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जब एक ग्रुप को नाम दे दिया जाता है बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज़, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग क्लास कह देते हैं, है ना। और जैसे हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल बर्ड्स का ग्रुप है, उसे हम लोग फ्लॉक कहते हैं। तो जब किसी भी एनिमल्स का ग्रुप है, लाइक कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए, उसे हम कैटल कहते हैं जो रियरिंग के लिए गए हैं, है ना। तो जब एक ग्रुप को नाम दे दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। जैसे जिनमें ब्लड रिलेशन होता है उनको हम नाम दे देते हैं फैमिली। जो लोग खेलते हैं, प्लेयर्स हैं, उनकी कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं टीम। तो ग्रुप को जब नाम दिया जाता है बिकॉज ऑफ सम सिमिलर प्रॉपर्टी, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ पे बोला है कि कैटल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैटल के ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं, पैक बोलते हैं, स्वार्म बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। तो कैटल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ड। ठीक है जी। अब जैसे स्वार्म की बात करें, स्वार्म किसके ग्रुप को बोलते हैं? बीज। बीज तो आपको पता है, उसके ग्रुप को हम स्वार्म बोलते हैं। फ्लॉक किसके ग्रुप को बोलते हैं? फ्लॉक हम बर्ड्स के ग्रुप को भी हम लोग फ्लॉक बोलते हैं। या शीप का जो ग्रुप होता है, झुंड होता है, उसे भी हम फ्लॉक बोलते हैं। पैक, पैक हम किसी भी चीज़ का जो पैक होता है उसे भी हम लोग जनरली बोल देते हैं, है ना। और डॉग्स के ग्रुप को भी हम लोग कभी पैक बोल देते हैं। तो दीज आर द ग्रुप्स जिनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर कैटल की बात की, कैटल को हम लोग क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ कैटल। समझ गए सब लोग? तो दीज आर द 10 क्वेश्चंस। लेवल वाज वेरी वेरी इजी। ये 10 क्वेश्चंस आप लोग देखिए, और कौन कौन से टॉपिक्स में से आए हैं? ग्रामर में से आए हैं, वोकैबुलरी में से आए हैं। तो दैट मीन्स ये चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आपको आपके दूसरे टीचर करवाएंगे। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर, और मैं हूं अंकुश ठाकुर। गाइस, जैसा कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर बटालियन के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिनकी काफ़ी लंबे समय से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप इसका कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, तो गाइस फाइनली आपका वेट जो है वो ओवर हो चुका है। नाउ गाइज, आज हम आपके लिए एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। आई मीन शुभम सर ने पहले ही कर दिया है, मैंने तो चलो बाद में मैं भी अपने थ्रू कर ही देता हूँ। एंड गाइज, आप लोगों के लिए हम लोग जो हैं जल्द ही ये कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो मेरा वीडियो अभी चल रहा है,
इसमें हम आपको पेपर से जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आपका पेपर जो है वो किस लेवल का आता है। गाइज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस को एक बार अच्छे से पढ़ा है तो आप डेफिनेटली जो है, देखो ये 2016 का पेपर है, आप इसको इतने इजीली जो है सॉल्व करोगे। आप बोलोगे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल गाइज मैं आपको जीएस पोर्शन करवाऊंगा। मेरे से पहले तानिया मैम आपसे इंग्लिश डिस्कस कर चुके हैं, नाउ अब मेरी टर्न है आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने की। तो चलिए गाइज आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आपकी वीडियो लेक्चर पर आते हैं और आपके टॉपिक्स पर आते हैं। गाइज बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको शुभम सर खुद ही देंगे, पहले भी उन्होंने वीडियो बनाई है एंड में भी वही आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो देंगे। गाइज तो देखो सबसे पहले यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 11 से मैं देख रहा हूं 10 क्वेश्चन आपको तानिया मैम ने करवा दिए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं कि द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज। गाइज बताइए इंडिया में वोटिंग एज क्या है? ये तो आपको पता ही है, 16 साल, 18 साल, 21 साल या गाइस 24 साल। तो आपको सीधा आप बोलोगे सर 18 साल है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना कि ये 1900 एंड आपका कब तक, 1988 तक, 1988 तक हमारी जो वोटिंग एज होती थी वो होती थी 21 ईयर्स। फिर यहां पर क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो गया, लाया गया, अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके अंदर हमारी एज को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था। तो देखिए एक चीज आपको यहां से क्लियर भी हो रही है, मैं कलर चेक जो है इसका चेंज कर देता हूं, ठीक है, आई होप सो कि ये आपको दिख ही रहा हो। तो चलिए रेड कलर कर देते हैं। तो याद रखना दोस्तों कि क्या है कि 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके अंदर हमारी एज को रिड्यूस करके 18 साल कर दिया गया था। पहले 21 साल थी, अब वो कितनी हो गई है दोस्तों, 18 साल हो गई। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये भी पेपर में कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से अमेंडमेंट के अंदर हमारी जो वोटिंग एज है उसको कम कर दिया गया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट फिगर इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, अगर आपने उसको रटा भी होगा ना, जैसे हम उसमें क्या पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमनी रिजॉल्व्ड एंड दिस एंड इंडिया इनटू अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड फलानी स्टेट। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा वर्ड यहां पर ऐड ऑन नहीं किया गया। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, बट चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। देखो पढ़ो आराम से, देखो क्या चीज इसमें नहीं बोली गई है। क्या सॉवरेन वर्ड उसमें यूज हुआ है, डेमोक्रेटिक वर्ड यूज हुआ है, सोशलिस्ट वर्ड यूज हुआ है, वेलफेयर का कहीं पर जो है वो वर्ड यूज हुआ है। तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बनेगा। वेलफेयर वर्ड वहां पर यूज नहीं किया गया। अगर आप प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, ठीक है, अगर आपने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया है, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये चीज अगर आपने देखी है प्रीएम्बल उसमें, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक तो लैपटॉप भी अब आवाजें सुन लेता है। सो बताओ यहां पर प्रीएम्बल में वेलफेयर वर्ड का यूज जो है वो नहीं किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। बताओ भाई साहब, ये तो मतलब बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया ना। फर्स्ट हमारे होम मिनिस्टर कौन थे, चार ऑप्शन आपके सामने, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या गाइज पंडित गोविंद जो है हमारे क्या चीज, पंडित गोविंद भल्लभ पंत। गाइस तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बताओ, सोचो जरा थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल गाइस सोचने वाली बात नहीं है, यहां पर ऑप्शन कहां गए आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। रिवर नाइल जो है वो कहां से फ्लो करती है, फ्लोज इन विच ऑफ द कंट्री। देखिए किस कंट्री में रिवर नाइल, गाइज नाइल रिवर एक ऐसी रिवर है जिस पर जो है अगर आप देखो ना, जो भी आपकी मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा आपने, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन जो थी, मेसोपोटामिया जो है सिविलाइजेशन वहां पर जो है एनहेंस हुई थी, वहां पर वो फल फूली थी, सिविलाइजेशन यहां पर हुई थी मेसोपोटामिया। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है ना, वैसे ही सिविलाइजेशन थी एक मेसोपोटामिया, वो इसी रिवर के ऊपर बनी थी, नाइल के ऊपर। तो गाइज ये कहां पर है, ऑप्शन बी बनेगा इसका, इजिप्ट। देखिए अगर आपको ये चीजें ऐसी लग रही है ना कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं और बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि नया है आपके लिए, सो यू हैव टू मतलब रीड थिंग्स वेरी केयरफुली। एंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं,
हम बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियोस लाने वाले हैं, तो आप स्टे ट्यून रहें हमारे साथ जेके एग्जाम क्रैकर के साथ। एंड जितने भी बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू मिलनी चाहिए कि हम लोग क्या करवाने जा रहे हैं गाइस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए गाइस 2016 का यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो 2016 के टाइम पर जब ये क्वेश्चन पेपर आया था, वहां पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम पूछा गया था कि चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। चार ऑप्शंस यहां पर है, जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस एच.एल. दत्तू, जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस फकीर मोहम्मद इब्राहिम जो है कालीफुला। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर था इसका उस टाइम पर जस्टिस तीरथ राम ठाकुर। लेकिन गाइज अगर प्रेजेंट टाइम पर हम देखें तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर हमारे चीफ जस्टिस कौन है, बताएं जरा इनको। चीफ जस्टिस अगर हमारे आगे प्रेजेंट टाइम पर अगर हमने देखना है तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है, तो उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर ये ऑप्शन में होगा तो, ठीक है। अभी प्रेजेंट पर हमारा एन.वी. रमन्ना है, जबकि उस टाइम पर 2016 में दोस्तों क्या थे, जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ठीक है, जस्टिस टी.एस. ठाकुर, ठीक है ना। ये चीजें याद रखो। आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है देखते हैं फटाफट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ब्रिटिश ऑफिसर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जलियांवाला बाग मैसेकर। बताओ भाई साहब, जलियांवाला बाग मैसेकर किसके टाइम पर हुआ है। मज सलीम के टाइम पर, जनरल डायर के टाइम पर, सर आर्थर वेल्सले के टाइम पर, या कर्नल मैनसन के टाइम पर। तो बिल्कुल जनरल डायर का नाम आपको याद होगा। जनरल डायर ने गोली का ऑर्डर दिया था। जनरल डायर के लिए हंटर कमीशन बिठाया गया था, याद होगा आपको। हंटर कमीशन बिठाया गया था, हंटर कमीशन बिठाया गया था ना। तो इसको बाइज्जत बरी भी यहां पर किया गया था। कितने से मतलब अगर आपने अच्छे से चीजें पढ़ी होंगी, हमने बार बार इन चीजों को हालांकि हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो अभी रिसेंटली हमने जितने भी हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए उनमें सब ये क्वेश्चन निकल रहा है। देखो आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज भजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद। भजन सोपुरी क्या बजाते थे, ही इज अ वेरी फेमस इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो ये इनमें से क्या चीज बजाते, क्या वो फ्लूट बजाते थे, शहनाई, संतूर, तबला। तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन है संतूर। तो ये चीजें भी आपको करवाई जाएंगी कि कौन सी पर्सनालिटी किस जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी हुई है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं गाइस 2000 कह रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। बताओ भाई साहब, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है। ऑप्शंस है लाला लाजपत राय, मोहम्मद अली जिन्ना, खुदीराम बोस, या गाइस अब्दुल गफ्फार खान। तो बिल्कुल डी बनेगा, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। किस बेस पर, किस बेस पर, इन्होंने जो खुदेगार करके कुछ एक जो है इंस्टीट्यूशन बनाया, आई मीन इंस्टीट्यूशन कह रहा हूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी, लोगों की मदद कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे लोगों को। एंड फॉर दैट रीजन ही इज नोन एज फ्रंटियर गांधी। इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविनेंस पर इनको कहा जाता था। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद। डांडी मार्च इनमें से किसके साथ एसोसिएट करता है, होम रूल मूवमेंट के साथ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ, या क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ गाइस। तो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा, आप बोलोगे सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैं बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि हमने ये चीजें पहले ही पढ़ चुके हो आप लोग। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे काफी लंबे समय से, वो इन क्वेश्चंस का बड़ा ही प्यार से आंसर दे सकते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने बच्चों ने कितने आंसर जो हैं वो जीएस के पोर्शन में से दिए। ये मैं सबसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि बच्चे इसके ऊपर मेरे को बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 पे मूव ऑन करो। एंड 22 भी हम लोग करते हैं इसमें। देखो दो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। एंड देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दैट इज 20, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया। अब आपने बताना है कि इंडिया में देखो ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ये होते हैं लैटिट्यूड। जो अर्थ के ऊपर हम ऐसे ऐसे लाइनें खेलते हैं इनको लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं इनको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो आपने बताना कि एक ऐसी लाइन, याद है मैंने आपको बोला था कि इंडिया को एक ऐसी लाइन डिवाइड करती है दो हिस्सों में, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। बार बार मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है। इक्वेटर कहते हैं नहीं, इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, आर्टिक सर्कल कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के मेंबर के टेन्योर कितना होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो गाइस बिल्कुल आप चुन सकते हो 6 साल। और इसके हर 2/3 मेंबर जो है हर 1 या 2 साल में इसके 2/3 मेंबर्स जो है वो रिटायर होते रहते हैं गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर, दैट इज कैपिटल ऑफ मलेशिया इज। आपने बताना है कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है। ऑप्शन है बैंकॉक, कुला लंपुर, अबू धाबी या दोहा गाइस। तो याद होगा आपको मलेशिया की कैपिटल कहाँ है,
कुला दैट इज लुम्पुर, ठीक है। कैपिटल ऑफ मलेशिया इज कुला लुम्पुर, ठीक है। आगे बढ़ो। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून्स एंड रिक्वायर्ड डैश ट्री। सिल्क बनाने के लिए हमें जो है गाइज किस चीज की जरूरत पड़ती है, कौन से ट्री की जरूरत पड़ती है? मलबरी, एप्पल या गाइज इक्वा लीफिटस या गाइज आपका ओकाए, तो यहां पर बनेगा मलबरी ट्री, ठीक है। मलबरी ट्री की हमें जरूरत यहां पर पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका क्या है? मलबरी ट्री इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। दो क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे। कहता है अर्थक्वेक्स और कॉज्ड बाय। अर्थक्वेक किसकी वजह से आते हैं? डिड्यूनेशन की वजह से, अर्थ की रोटेशन की वजह से, या अर्थ के प्लेक्टोनिक जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी वजह से, या अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से। तो भाई सोचने वाली बात ही नहीं है, अर्थ के घूमने से थोड़ी ना ऐसे आएगा। बिल्कुल अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो हमारी प्लेट्स होती हैं, ठीक है, उनमें लगातार जिस तरीके से वाइब्रेशन होती रहती है, वो वाइब्रेट होती रहती हैं। कभी वो मर्ज हो जाती है, कभी डाइवर्ज हो जाती है, कभी एक किसी के नीचे, कभी वो ऊपर दूसरे हो जाती है। तो बिल्कुल इसकी वजह से हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं। ये चीज़ आपको पता हुई होगी। मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स कॉज्ड व्हाट गाइज? अर्थक्वेक्स। पढ़ चुके हो आप ये चीज़। देखो जे ललिता इज द चीफ मिनिस्टर। याद होगा आपको, जयललिता के ऊपर मूवी भी बनी थी, कंगना रनौत ने उनके जो है रोल प्ले किया था। तो उसमें दिखाया गया था कि ये कहाँ की चीफ मिनिस्टर थी, किस स्टेट की? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बिल्कुल गाइज ही बिलोंग्स टू तमिलनाडु। एंड इनकी डेथ जो है 2016 में हुई है, ठीक है। और उसके बाद गाइज यहाँ के जो अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? तो जो करंट चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है M.K. स्टैलिन। M.K. स्टैलिन इज द करंट प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु स्टेट गाइस, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट के अभी करंट जो हमारे CM हैं उनका नाम है M.K. स्टैलिन गाइस, ठीक है। ये बात याद रख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बेसिक पढ़ना है दोस्तों, आपको कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक पढ़ लो एंड उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। 26वें क्वेश्चन पर आते हैं। हु कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा, ठीक है। हिंदुस्तां हमारा हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितां हमारा। किसने लिखा है? ये जावेद ने, मोहम्मद इकबाल ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गाइज मोहम्मद इकबाल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मोहम्मद इकबाल साहब ने ये लाइन जो है वो लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 27 और 28। दो क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद हम यहां पर भी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे एंड आगे बढ़ते जाएंगे। चलो यहां पर देखो, हु इज नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्मड फोर्स। सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन आर्मड फोर्स का? तो ये चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पढ़ते हो तो आप जब उसकी पावर को पढ़ते हो, ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, ही इज कमांडर चीफ ऑफ ऑल द 3 विंग्स ऑफ द डिफेंस, है ना। तो यहां पर कौन आएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर बनेगा। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, इस पे भी आएंगे जल्दी। इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। 8 अगस्त की बात है ये, 8 अगस्त 1942 की बात है। याद है होगा आपको, अच्छे से पढ़ाया हुआ है ये चीजें। 8 अगस्त। तो गाइज यहां पर क्या है? 1942 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ो, देखो इधर देखो, हु इज एसोसिएटेड विद द व्हाइट रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन किसके साथ डील करता है गाइज? ये करता है मिल्क के साथ, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन के साथ हमारा व्हाइट रेवोल्यूशन डील करता है। तो इनमें से कौन से इंसान है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है? दैट इज MS स्वामीनाथन, JP नारायणा, V कुरिन या बाबा एम्टे गाइज। तो यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा? यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा गाइज आपके क्वेश्चन नंबर 31 का? दैट इज गाइज V कुरिन इज द राइट आंसर, ठीक है। V कुरिन इज द राइट आंसर, दैट इज वेरेगी, ठीक है। वेरेगी क्यूरिन इज द राइट आंसर। इधर बढ़ो, देखो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज द परमानेंट मेंबर। देखो जो हमारा UN है, UN की जब हम बात करते हैं उसका एक ऑर्गन है, जिस ऑर्गन का नाम है सिक्योरिटी काउंसिल गाइस, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल स्ट्रेंथ होती है 15 मेंबर, ठीक है। टोटल होते हैं 15, 5 होते हैं गाइस परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। और ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो हर साल चेंज होते हैं, जबकि ये जो वाले हैं ये चेंज नहीं होते। इसमें इनको हम कहते हैं P5, जिसमें USA, चाइना, फ्रांस, है ना, रशिया एंड जापान वगैरह जो हैं जिनके पास वीटो पावर है, जिनको आप कहते हो कि उन देशों के पास वीटो पावर है। तो कितने मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में? 5 परमानेंट मेंबर है। जैसे यहाँ पर ये पूछ रहा है परमानेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि मेंबर कितने, तो 15 मेंबर है। एंड परमानेंट कितने हैं? 5। नॉन परमानेंट कितने हैं?
10 गाइस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आपके लिए, दैट इज 4 और क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे। 29 दैट इज आजाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आजाद हिंद फौज किसके साथ डील करती है, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे सर देखो जवाहरलाल नेहरू तो कभी आर्मी में गए नहीं, चंद्रशेखर आजाद तो रेवोल्यूशनरी ग्रुप के साथ थे, भगत सिंह चंद्रशेखर के साथ थे, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है इसका राइट आंसर बनेगा। सुभाष चंद्र बोस डील करते थे आजाद हिंद फौज के साथ। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के गवर्नर का क्या नाम है। इस टाइम 2016 की बात हो रही है, तो 2016 में यहां पर थे रघुराम राजन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन प्रेजेंट अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर हमारे हैं शक्ति कांता दास, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। शक्ति कांता दास इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम पर शक्तिकांत दास हैं, जबकि 2016 में कौन थे, रघुराम राजन इज द थे उस टाइम पर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो यहां पर क्या है, तेलंगाना वाज काउड आउट ऑफ विच स्टेट। तेलंगाना जो एक नई स्टेट बनी थी इंडियन टेरिटरी में, इसको किस स्टेट में से काट कर बनाया गया था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका या तमिलनाडु। गाइस तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट को काट कर तेलंगाना स्टेट को जो है वो बनाया गया था। कब, 2 जून, देखिए इनकी डेट भी पूछते हैं, 2 जून 2014। गाइस याद रखें 2 जून 2014 को ऐसा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। देखो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड में, किन लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, या मूवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को दिया जाता है, स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, या स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। तो गाइस याद रखना द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किसको, ये दिया जाता है स्पोर्ट्स कोचेस को। जो स्पोर्ट के कोचेस होते हैं ना, जो कबड्डी का कोच होगा इंटरनेशनल टीम का, या जिस भी टीम का कोच जो होगा उसको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। किस लिए, कि उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए। चलो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन क्या आ रहे हैं आपके, देखिए इतने सिंपल से क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में करेंगे तो भाई साहब जॉब तो आपकी डन है, ये तो कोई आपसे छीन नहीं लग सकता। लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज, लोकसभा को हम और किस नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, अपर हाउस, लोअर हाउस, नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल आप जब लोकसभा को पढ़ते हो तो उसको लिखा होता है वहां पे लोकसभा ब्रैकेट में लिखा होता है, दैट इज नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया डज नॉट हैव अ सी कोस्ट। देखिए अब इनमें से आपने देखना है कि इसमें आप मैप देख लो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि इंडिया के कौन कौन सी स्टेट के पास मैप जो है वो कोस्टल एरिया, तो यहां से लेकर यहां तक आपको देखेंगे कि कौन कौन सी स्टेट है। तो गुजरात कहीं यहां पर लोकेट करती है, महाराष्ट्र कहीं यहां पर लोकेट करता है, आपका कर्नाटक कहीं यहां पर लोकेट करता है, ठीक है, आपका झारखंड कहीं यहां पर लोकेट करता है। तो झारखंड स्टेट के पास जो है अपनी कोई कोस्टल लाइन नहीं है, वो पानी के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो यहां पर झारखंड बनेगा यहां पर राइट आंसर। झारखंड के पास कोई भी समुद्री सतह नहीं है जहां पर वो ट्रेड कर सकता है। चलो आगे इधर देखो, इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इनमें से किस देश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया। तो सोचने वाली बात नहीं है, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। सबसे छोटा अफगानिस्तान, सबसे लंबा पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान। द पर्सनैलिटी नॉट कंसर्न विद 1857 म्यूटनी, 1857 में जो विद्रोह हुआ था गाइस, 1857 का जो विद्रोह था, इसमें आपको पता है, आपने लीडर्स के बारे में पढ़ा है, तो इनमें से कौन से लीडर नहीं थे। क्या उसमें तात्या टोपे थे, बिल्कुल थे, लक्ष्मीबाई भी थी, सुभाष चंद्र बोस क्या थे, मंगल पांडे थे। तो आप बोलोगे सर पहले 2 भी हैं और लास्ट वाला भी है, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद तो आजाद हिंद फौज बनाए हुए हैं और वो भी बहुत देर बाद, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही, सी इसका राइट आंसर बनेगा गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या आ रहा है, देखिए प्रोफेसर अमृता सेन इज फेमस इन विच ऑफ द फील्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर अमृता सेन जो है ये किस फील्ड में सबसे मशहूर थी, बायोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स या जियोलॉजी। गाइस तो यहां पर इसका राइट आंसर है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज द राइट आंसर। देखो नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इज, जम्मू एंड कश्मीर में अभी तो यूटी है फिलहाल, तो अभी इसके ऊपर चल रहा है कि कितनी स्टेट्स, लेकिन उस टाइम पर कितनी थी हमारी 2019 से पहले यहां पर पूछा जा रहा है। तो वी हैव टोटल हाउ मेनी स्टेट्स, मतलब लोकसभा सीट्स कितनी थी हमारी, तो हमारे पास थी गाइस कितनी, वी हैव 6, ठीक है, 6 स्टेट्स हमारे पास थी। यहां पर देखो, हु गेव द स्लोगन स्वराज्य इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।
स्वराज्य, फ्रीडम मेरा हक है और मैं ये लेकर ही रहूंगा, किसने ये कहा था? भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद इधर आएगा भगत सिंह के साथ, सुखदेव ने कुछ नहीं, बाल गंगाधर तिलक, राजगुरु, तो यहाँ पर सी बनेगा ऑप्शन, दैट इज बीजी तिलक ने ऐसा कहा था। आगे बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन की तरफ, 44th क्वेश्चन पर। एंड 44th क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, दैट इज, चलिए ये 2 दिखाई देते हैं आपको ना, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं तो 2 ही करते हैं। 44th है राजतरंगिणी, याद होगा आप, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है। द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है इसको? परमानंदा, कल्हना, जिंदा कोल, गुलाम मोहम्मद मंजूर। तो गाइस सोचिए मत, कल्हना इज द राइट आंसर। एंड कल्हना ने इसको कब लिखा है दोस्तों? कल्हना ने इसको कौन से साल में लिखा है ना, आपको साल भी पता होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। तो कल्हना ने इसको कब लिखा है? 1148 में। कब लिखा है? 1148 में इन्होंने इसको लिखा है। अब आते हैं यहाँ पर, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना वूल जो है वो किससे निकलती है? क्या शीप से निकलती है, यॉक से निकलती है, गोट से निकलती है, कैमल से निकलती है? तो बिल्कुल यहाँ पर निकलेगा गोट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। पश्मीना किससे निकलती है दोस्तों? ये निकलती है आपके कश्मीरी गोट से, ठीक है। एंड कश्मीरी गोट से जो फाइबर इससे निकलता है, इसी को हम लोग, इसी पश्मीना को हम लोग जो है क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट गोल्ड भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट गोल्ड भी हम इसको कहते हैं, एंड किंग ऑफ द फाइबर भी कहते हैं, किंग ऑफ द फाइबर, किंग ऑफ द फाइबर्स भी इसको कहा जाता है, ठीक है। किंग ऑफ द फाइबर्स, याद रहा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए 45 एंड 49, 50 एंड 56। पहले ये कर लेते हैं, चलो देखते हैं कितना आता है। चलो यहां पर देखो क्या पूछ रहा है तुमसे, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? इंडियन स्टेट क्या है? फेवर्स ओनली सिलेक्टेड रिलीजन, हम लोग सिलेक्टेड रिलीजन को फेवर करते हैं। फेवर्स द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी, ये जो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी जिस रिलीजन को फॉलो कर रही है हम उसको फॉलो करते हैं। या गाइस फेवर्स द रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, या जो लोग हमारे देश में कम जिनकी पॉपुलेशन है वो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं हम उस रिलीजन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। या गाइस फेवर्स नो पर्टिकुलर रिलीजन, तो यहां पर ऑप्शन डी बनेगा कि हम इंडिया में कभी भी किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करते हैं। यहां पर देखो, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द बांग्लादेश कॉल्ड, बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका क्या नाम है? तो गाइस यहां पर जो है आपको सीधा दिख रहा है टका, तो 1 टका 2 टका चलता है, तो यहां पर सी जो है इसका राइट आंसर बन रहा है। Who was the first woman president of INC? That is Congress, ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट कौन थी? तो यहां पर दिख रहा है आपको सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, सुचित्रा कृपलानी, अरुणा अशरफ अली। तो गाइज यहां पर एनी बेसेंट बनेगी पहली। एंड फर्स्ट अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, तो आप उस टाइम पर जा सकते हो सरोजिनी नायडू के साथ, उससे पहले एनी बेसेंट थी। विच इज द कैपिटल ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो बिल्कुल आप ये तो आप 6th 7th में से पढ़ते आ रहे हो, दिसपुर है, गैंगटॉक है, ईटानगर है या अगरतला है। तो गाइस ईटानगर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम है ईटानगर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? दैट इज द फ्लाइट हैड टेकन ऑफ बिफोर, अच्छा ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी रिजर्व डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, बिल्कुल ये 2 क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। एक एफडीआई क्या स्टैंड करता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। एफडीआई का क्या मतलब है? फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो याद रखना दोस्तों, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज होती है? ये हम लोग आपको जब हमारी लाइव सेशन चलेंगे, जब हम आपको क्लास पढ़ा रहे होंगे तब आपको ये चीजें बताई जाएंगी, एफडीआई क्या होता है ना, ये सब चीजें। एंड यहाँ पर आ जाओ, देर इज कितने डिस्ट्रिक्ट है हमारे, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कितने हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के? ये भी एक कश्मीर का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। हाउ मेनी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो गाइज वी हैव, कितने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है हमारे? तो ये आपके लिए मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ते हुए जा रहा हूं क्वेश्चन, इसका आंसर आप बच्चे मुझे कमेंट्स में लिखोगे, ठीक है। एंड फिर मैं जिसका आंसर राइट होगा पिन करूंगा उसको, ठीक है।
सो यहाँ पर आपने चुनना है, कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताना है कि टोटल कितने रेवेन्यू हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं गाइज, ठीक है। तो ये थे गाइज मेरे पोर्शन में से क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके बॉर्डर बटालियन में जो 2016 का पेपर हुआ था। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ चुके हों। एंड गाइज जितने भी नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत सारे बच्चे जो अब देखो लास्ट टाइम से 1 महीने से जुड़े हुए हैं हमारे साथ या 2 महीने से जुड़े, उनके लिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उन्हें पढ़े हुए हैं, वो चीज़ें ऐसी लग रही हैं उनको कि अरे इतने ईजी पूछेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि इतना टफ है, नहीं होगा। तो घबराओ मत गाइज, एक बार पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, डाउट्स अपने क्लियर कर लो। डेफिनेटली गाइज आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है, ये मैं आपको 110% की श्योरिटी दे रहा हूं गाइज। बस आपने हार्ड वर्क करना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं एंड जल्द आपके कोर्सेज भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो वो चीज़ भी आप देख लो कि कैसे आपने क्या करना है। तो मेरी एंड से बस इतना ही। अब मेरे बाद जो है वो शुभम सर आपसे लीड करेंगे, वो आपको आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो बताएंगे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर कोलीग्स, विद द नीडी वन, जो जिनको एक्चुअली नीड है इन सब चीज़ों की, उनके साथ ये चीज़ शेयर करो। बाकी गाइज हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गुड बाय गाइज। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो गाइस आई होप आप लोगों ने इंग्लिश का सेशन कर लिया होगा, प्लस जीएस के कंपोनेंट्स जो भी आपका जीएस का पार्ट था वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अंकुश सर से और तान्या मैम से। अब हम आगे जो कंपोनेंट देखने जा रहे हैं, इसमें कुछ कंपोनेंट आपके रहेंगे करंट अफेयर के, कुछ रहेगा आपका साइंस के क्वेश्चन और बाकी जो रेस्ट है वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एग्जाम में आते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। अब 52 से लेकर जो 100 क्वेश्चन है ये सारे के सारे मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो 1 बाय 1 हम लोग सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है फर्स्ट आपका कि प्लस मीन डिवाइड, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपका, अगर प्लस का मतलब क्या है आपका यहाँ पे डिवाइड। देखो यहाँ पे अगर हम लोग प्लस को अगर हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं डिवाइड से, ठीक है। अगर प्लस का मतलब है यहाँ पे डिवाइड, मतलब हमने डिवाइड को डिनोट किया है प्लस के साथ। और यहाँ बोला गया है डिवाइड का मतलब है यहाँ से माइनस, माइनस का मतलब है यहाँ से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ से आपका प्लस। तो आपको यहाँ पे 12 + 6 डिवाइड बाई 3 - 2 इंटू 8 इसको हमने यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा, आपका जो प्लस है, प्लस का मतलब है डिवाइड, तो मतलब बन जाएगा 12 डिवाइड बाई 6। डिवाइड का मतलब है आपका माइनस, -3 और माइनस का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 और मल्टीप्लाई का मतलब है यहाँ पे आपका प्लस 8। अब इससे हम लोग जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका जो ऑपरेशन है वो लगता है बॉड मास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन, ये आपका रूल यहाँ पे लगता है। तो 12 डिवाइड बाई 6 जो है ये बनेगा आपका 2, 3 इंटू 2 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 6, तो बनेगा यहाँ से आपका 2 - 6 + 8, 2 - 6 + 8। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आपका 2 + 8 बन जाएगा 10, 10 - 6 आपका 4 बनेगा। तो ऑप्शन डी विच इज क्या है, जो 4 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे हम लोग मूव करते हैं। आपका बोला है द केमिकल नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। हम लोग जो टेबल सॉल्ट जो घर पे यूज करते हैं उसका केमिकल नेम क्या है, तो आपका केमिकल नेम निकल के आता है सोडियम क्लोराइड विच इज इक्वल टू NaCl। ये आपका बनता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है आपको आई होप पता हो, आपने केमिस्ट्री पढ़ रखी है। आपने आंसर करना है कि कौन सी बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होती है, आपकी आयोनिक बॉन्ड है या फिर आपकी कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ बोला गया आपका विच गेम इज सानिया नेहवाल एसोसिएटेड विद। सानिया नेहवाल आपको पता होगा कौन सी गेम से एसोसिएट है, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे निकल जाएगा ऑप्शन डी विच इज क्या है बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इन विच कंट्री इज द फेमस विंबलडन, आपका विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप प्लेड। टेनिस चैंपियनशिप जो आपकी विंबलडन है ये कहाँ पे प्लेड होता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन ए विच इज क्या है यहाँ से आपका इंग्लैंड जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 पे मूव करते हैं। यहाँ पे हम लोग आपको बोला गया है यहाँ पे 1 मई इज ऑब्जर्व्ड एज। 1 मई मतलब आपका जो एग्जाम ये हुआ था 2016 का, या आपका मे बी जून जुलाई के मंथ में हुआ होगा, तभी मई पे आपका जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। आपका 1 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आपका इंटरनेशनल लेबर डे या फिर इंटरनेशनल हम यहाँ पे वर्कर डे भी इसको बोलते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या निकल के आया है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे हम लोग मूव करते हैं। आपका 57 क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपका कि व्हाट टाइप ऑफ
मिरर इज यूज बाय मोटरिस्ट टू सी रोड बिहाइंड दैम। आप लोग जब गाड़ी चलाते हो, जहां आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हो, तो जो आपके साइड मिरर लगे होते हैं, हम कौन से टाइप का यहाँ पे मिरर यूज करते हैं? तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ पे कन्वेक्स मिरर। क्या निकल के आएगा आपका यहाँ से? कन्वेक्स मिरर हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। और कन्वेक्स मिरर आपको पता है कैसी इमेज बनाता है? आपकी इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? लाइट चैप्टर जब हम लोग स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहां 58 पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल फाइबर? इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल फाइबर है? तो नाइलॉन, आपका यहाँ पे जूट है, आपका एक्राइलिक है, आपका यहाँ पे पॉलिएस्टर है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा यहाँ से जूट जो है, क्या है आपका यहाँ पे नेचुरल फाइबर है। जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल ले, हमारे पास जूट है, हमारे पास सिल्क है, वूल है, हमारे पास कॉटन है, ये सब क्या है आपके? ये आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं यहाँ से आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया है द होस्ट कंट्री फॉर द 31st समर ओलंपिक गेम शेड्यूल फ्रॉम 5th of अगस्त से 21st of अगस्त 2016 इस। तो आपकी जो होस्ट कंट्री थी वो कौन सी थी आपकी यहाँ पे? ऑप्शन ए है विच इज क्या है आपकी यहाँ पे? रियो दी जिनारियो, जो कहाँ पे है आपकी यहाँ पे? ब्राजील में। कहाँ पे है आपकी? ब्राजील में। आप लोगों को कमेंट करना है कि ये तो आपका ओलंपिक्स गेम है 31st, इसके बाद जो ओलंपिक्स गेम थी वो कहाँ पे हुई थी? ये आप लोगों को आंसर है कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ से बोला गया है विच आर द फॉलोइंग गैसेस क्या बोला गया है यहाँ से आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? इनमें से कौन सी गैसेस है जो प्राइमरी आपकी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? ऑप्शन है नाइट्रोजन, नोबल गैसेस, सल्फेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन डी विच इज कार्बन डाइऑक्साइड क्या आएगा यहाँ से? राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ से यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। आपका जो इनहेरिटेंस है इसका यूनिट क्या है? तो आपका आंसर निकल के आएगा जीन जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका लाउडनेस ऑफ साउंड, ठीक है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन। आप लोग जब लाउडनेस ऑफ साउंड मेजर करते हैं उसे किस यूनिट में हम लोग मेजर करते हैं? तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा ऑप्शन ए विच इज क्या है? डेसिबल। किस में मेजर करते हैं आपका यहाँ पे? डेसिबल में हम लोग आपकी साउंड की लाउडनेस को मेजर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स में, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड आपका यूनिट है वेलोसिटी के लिए, और मीटर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल में कहीं नहीं लाते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ को हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं आपका मीटर से, बट यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स में मेजर होती है वेवलेंथ। नेक्स्ट है केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर इज। वाटर का आपका यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो आपको पता होना चाहिए वाटर क्या है। यहाँ से आपका हाइड्रोजन, आपका H2O क्या है? यहाँ से आपका H2O क्या है आपका फॉर्मूला ऑफ आपका वाटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 विच आर द फॉलोइंग वन द ऑरेंज कैप फॉर मोस्ट रन इन IPL 8। आपको पता होना चाहिए जो हमारा IPL होता है, ठीक है, उस टाइम पे 8th IPL चल रहा था। तो IPL में दो तरह की कैप मिलती है, एक है आपकी यहाँ पे ऑरेंज कैप और एक होती है आपकी यहाँ पे पर्पल कैप। पर्पल कैप मिलती है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स ली होती है, ऑरेंज कैप मिलती है जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किया होता है। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा डेविड वार्नर। ये कौन सी टीम में थे आपके? शायद सनराइजर हैदराबाद में उस टाइम पे खेल रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या है आपका यहाँ पे? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका? यहाँ पे कार कहाँ होती है आपकी? यहाँ पे गैराज में ठीक होती है। वैसे ही एरोप्लेन कहाँ होता है आपका? यहाँ पे हैंगर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। ये आपका एनालॉजी पे बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन था आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट इज रिकमेंडेड। जो विटामिन डी डेफिशिएंट पेशेंट होता है इनको हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं? आपके ऑप्शन है यहाँ से आपका सन बाथ है, सोना बाथ है, कोल्ड एंड हॉट वाटर बाथ है, जब मसाज है। तो विटामिन डी जिनको होती है हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लोग सन बाथ लिया करें ताकि आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या हो जाए? यहाँ से कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 67 है हु वाज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 2016। तो अब इस पेपर में बच्चों ने बहुत ज्यादा ने आंसर लगाया था बैरक ओबामा, वो आपके 2015 में आए थे। 2016 में कौन आए थे आपके यहाँ पे? आपके फ्रांसियोस होलैंड आए थे, जो कहाँ के रहने वाले थे? मे बी शायद आपके ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं। मेरे हिसाब से
शायद फ्रांस के ही रहने वाले थे। आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये आपका एक आंसर बताना है, आपने कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका, लैक ऑफ डैश काजेज आपका डायबिटिक। तो किसकी वजह से आपको यहाँ पे डायबिटिक्स होता है, आपके ऑप्शन है, पता होगा आप लोग जब डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या लगाते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो आपको यहाँ आंसर बताना है क्या शुगर से होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, जहां आपका यहाँ पे इंसुलिन, लैक ऑफ इंसुलिन से होता है, लैक ऑफ कैल्शियम से, लैक ऑफ विटामिन से। आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 69, द फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ए ट्री इज कॉल्ड, ठीक है। जो आपका एप्पल जो है जब वो ट्री से नीचे गिरता है उस तरह की फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, यहाँ पे 70 क्वेश्चन पे आपका यहां बोला गया है आपको, विच आर द फॉलोइंग इज वाइडली यूज एज एन एनेस्थेटिक, ठीक है। एनेस्थेसिया के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, आपका क्लोरोफॉर्म को यूज करते हैं। ऑप्शन ए बेहोश करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 फर्स्ट क्या है यहां से आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज गिवन आउट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हम लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी जो प्लांट्स हैं, हम लोग नहीं, प्लांट्स जो हैं वो कौन सी गैस यहाँ पे क्या करते हैं, आपकी गिवन आउट करते हैं। तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ऑक्सीजन, विच इज ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन जो है आपका राइट आंसर है। ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम का वो कौन सा है, तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा जुपिटर क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट बोला गया है यहां से आपका, ऑन ए वर्टिकल पोल, ठीक है। अभी आपका क्वेश्चन आ गया एक तरह का रीजनिंग का, जहां आप लोग मैथ का बोल सकते हो, जहां फिर इसको टाइम एंड वर्क का बोल सकते हैं। एक वर्टिकल पोल है, ठीक है। एक मंकी जो है वो क्लाइम करता है 30 फीट इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में 30 फीट क्लाइम करता है, और देन वो कुछ स्लिप हो जाता है, कितना, 20 फीट। और यहां पे बोला गया है फॉर ए वाइल, ठीक है। फॉर ए वाइल मतलब कुछ ही चंद सेकंड में वो कुछ स्लिप हो जाता है। मतलब अगर वो 1 घंटे में 30 ऊपर गया तो उसी टाइम के दौरान ही वो कुछ नीचे भी आ रहा है, तो 30 फीट वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और 20 फीट कहाँ आएगा, वो आपका नीचे आएगा। तो आप देखोगे इफेक्टिवली तो वो 10 फीट ही यहाँ पे कवरअप कर पाया होगा। तो 1 घंटे में वो 10 फीट कवरअप कर रहा है, उसको टोटल कवर करना है यहाँ से 120 फीट। कितना करना है, 120 फीट। अगर वो 1 घंटे में आपका 10 फीट कवरअप कर रहा है तो 9 आवर में कितना कवरअप करेगा, 90 कवरअप करेगा। और देन उसके बाद ही जैसे ही आपका 10th आवर आएगा तो 10th आवर में वो आपका 120 कवरअप कर लेगा, क्योंकि जब वो 30 फीट ऊपर पहुंच ही गया वहां से वो स्लिप नहीं खाएगा, क्योंकि उसका टॉप पे ऐसे हाथ एक जगह पड़ जाएगा ना। जैसे ये चीज है, सपोज ये पोल है, उसने 9 आवर्स में 90 कवरअप कर लिया, फिर वो जब 30 कवरअप कर लेगा उसका हाथ यहां आ जाएगा, फिर वो स्लिप नहीं खा पाएगा। तो इसलिए आपका 10 घंटों में 120 बन गया। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है एट 8 AM। 8 AM से कितना आगे है, 10 घंटे। तो 8 AM से 10 घंटे आगे जाओगे तो आपका राइट आंसर निकल के आएगा 6 PM। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 73 का। 74 क्वेश्चन क्या है यहां से आपका, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इन द डायल ऑफ टेलीफोन ए टेलीफोन। टेलीफोन पे क्या होता है, जब आप डायल ऑफ टेलीफोन देखते हो तो वो आपका 0 1 2 3 4 समथिंग गो ऑन 9 तक आपका यहाँ पे लाई करता है। इन सब का जो प्रोडक्ट है वो क्या बन के आएगा। अब आप यहाँ देख रहे हो 1 × 2 2 2 × 3 3 3 × 4 4। अब जब 0 × 1 0 0 × 2 0, तो आपका 0 तो बन के ही आएगा यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, विच इज क्या है, 0 राइट आंसर है। tan 45 डिग्री है ये आपका। तो tan 45 डिग्री कितना वैल्यू होती है, tan 45 हमारे पास होता है 1। आपका सी जो है राइट आंसर है tan 45 का। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 76, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, वो आपका राइट आंसर है यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है आपका यहाँ पे रैशनल नंबर है। ये आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, क्योंकि रूट 4 की जो वैल्यू है वो बन के आती है आपकी 2, और ये आपकी p/q की फॉर्म होती है, इन विच q इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ आपको आइडिया होगा इसके बारे में, ठीक है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर आपने पढ़े होंगे। इसकी वैल्यू होती है 1.732, इसकी 1.414, 1.732, इसकी वैल्यू कुछ आपकी 2 पॉइंट समथिंग होती है। वो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा बचपन में, छोटी क्लासेस में। अब याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब क्लासेस पढ़ोगे तो आपको सब कुछ याद में आएगा। ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मैन जो है वो वॉक करता है विद ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक रेस्ट फॉर 9 मिनट। देखो अब 9 किलोमीटर वो कवर अप करेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में कवर करेगा 9 किलोमीटर, बट हर किलोमीटर के बाद वो 9 मिनट की रेस्ट लेगा। हर किलोमीटर के बाद वो 9 मिनट की रेस्ट लेगा। तो इसका मतलब है जब एक पूरा 9 किलोमीटर उसको कवर करना पड़ेगा
तो 9 किलोमीटर के लिए जब देखो आप जब किलोमीटर देखते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से यहाँ पहुंचा, उसने 9 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 9 मिनट का रेस्ट लिया, 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 9 मिनट का रेस्ट लिया। ऐसे करते 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 उसको 27 किलोमीटर कवरअप करना है, उसको 27 किलोमीटर कवरअप करना है। जब वो 27 किलोमीटर कवरअप करेगा तो 27 किलोमीटर कवरअप करने के लिए हर 1 किलोमीटर के बाद वो आपका 9-9 मिनट की रेस्ट लेगा। हर किलोमीटर कवर करने के बाद 9-9 मिनट की रेस्ट लेगा। तो 27 किलोमीटर कवर करने के लिए बस लास्ट वाले मिनट को छोड़ के, लास्ट वाले मिनट में वो रेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब उसने कवर कर लिया तो फिर रेस्ट क्यों करनी है, वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया। जब लास्ट वाला मिनट को छोड़ के आप देखोगे यहाँ पे, पहले तो 9 किलोमीटर की स्पीड से अगर रेस्ट नहीं करता तो 27 किलोमीटर कवर होता आपका 3 घंटों में। कितने मिनट में कवर होता है आपका? 3 घंटों में। बट अब इस 27 किलोमीटर में हर किलोमीटर में वो 9 मिनट का डिस्टेंस में आपका हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में 9 मिनट की ब्रेक लेगा, सिर्फ लास्ट मिनट को छोड़ के। तो मतलब 26 मिनट में वो हर मिनट में 9 मिनट की आपका यहाँ पे क्या करेगा? रेस्ट करेगा। 26 किलोमीटर में आपका 26 टाइम करेगा। टोटल 27 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, लास्ट किलोमीटर कवर करने के बाद रेस्ट नहीं करेगा। तो हर 26 किलोमीटर में, हर 1-1 किलोमीटर में वो रेस्ट करेगा 9-9 मिनट की। तो 26 × 9 जब आप यहाँ सॉल्व करोगे, 9 6 54, 4 5 कैरी, उसके बाद 9 2 18, 18 और 5 बनेगा आपका यहाँ पे 220, 234। तो 234 जब आप इन टर्म्स ऑफ आवर कन्वर्ट करते हो तो 234 बनता है आपका यहाँ पे क्या? ये बनता है 3 घंटे प्लस 3 घंटे और 54 मिनट, 3 घंटे और 54 मिनट। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका बन के आएगा 6 घंटे 54 मिनट। आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। ये भी आपका एक तरह का स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, ना कहीं से यहाँ पे आपका टाइम एंड वर्क भी रिलेट कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 78 है। बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस R एंड हाइट h इज। तो आपका जो राइट आंसर है, आपको पता है क्या आंसर निकल के आता है आपका? पाई r स्क्वायर। h क्या निकल के आता है आपका यहाँ पे? पाई r स्क्वायर। h जो है वो आपका राइट आंसर निकल के आता है क्वेश्चन नंबर 78 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पे मूव करते हैं। यहाँ पे आपके बोला गया है इफ टुडे इज फ्राइडे, अगर आज क्या है आपका? फ्राइडे है, तो 63 डेज के बाद क्या निकल के आएगा? तो सर ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे किसका? कैलेंडर का। 63 डेज को अगर इन टर्म्स ऑफ वीक से डिवाइड करता हूँ, 7 हफ्तों से 7 दिनों से एक हफ्ता बनता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा 9। तो मतलब आपका 63 7 से डिवाइड हो गया, मतलब आपके 9 वीक पूरे। फ्राइडे के बाद आपके 9 हफ्ते जब पूरे होंगे तो फिर आपका उसके बाद फ्राइडे ही निकल के आएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विच इज क्या है? फ्राइडे आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से आपका ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन साइंस का। बोला गया है अंकित स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड, ठीक है, अंकित स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ एंड आफ्टर ट्रेवलिंग 30 मीटर ट्रेवल करने के बाद ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर। फिर यहां से इसने फिर से 30 मीटर कहां कन्वर्ट किया? आपका लेफ्ट में। फिर उसके बाद क्या हुआ? ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। यहां से 50 मीटर इधर गया, तो 40 के बाद 10 मीटर और आगे चले गया यहां से। बोला गया है हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, स्टार्टिंग से वो कितना दूर है आपका? 10 मीटर। तो आपका ऑप्शन निकल के आएगा डी, यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो आपका जो आंसर ए है वो राइट आंसर निकल के आएगा, क्योंकि ए जो है यहाँ पे क्या है आपका? करेक्ट है, विच इज a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कोई फॉर्मूला नहीं है आपका। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आना था, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या है आपका? राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। अगर उसने राइट जो है आंसर किए हैं x, तो रॉन्ग आंसर कितने किए होंगे उसने? यहाँ से आपके ट्वाइस, क्योंकि बोला गया है ट्वाइस एज मैनी सम रॉन्ग एज राइट। राइट के कंपैरिजन में ट्वाइस क्वेश्चन के किया उसने गलत किए हैं। अब अगर उसने टोटल जो क्वेश्चन है वो 48 यहाँ पे पेपर में थे, तो टोटल जो है वो 3x बनेगा। तो 3 से डिवाइड करोगे आंसर बनेगा 16। तो इसका मतलब 16 राइट है और ट्वाइस ऑफ x बन जाएगा आपका 32। तो आपका 32 बनेगा यहाँ पे आपके रॉन्ग और 16 राइट। हाउ मैनी डिड ही सॉल्व करेक्टली, तो करेक्टली कितने सॉल्व किए हैं इसने? यहाँ पे 16, ऑप्शन डी राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से आपका। बोला गया है ए ट्रेन ऑफ 500 मीटर ऑफ लेंथ इज
इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। पहले आपको जब मीटर में है यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। जब इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो हम लोग 90 को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 के साथ। ये बनेगा आपका 1 जा, ये बनेगा 5 जा, बन जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड बन गया आपका यहाँ से। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल लोकेटेड बाय द साइड ऑफ द रेलवे ट्रैक। चलिए, तो आपके पोल की जो लेंथ है, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ पोल डिवाइड बाय टाइम। लेंथ ऑफ पोल क्या होती है, 0 पोल पतला था तो होता है आपका ट्रेन के कंपैरिजन में, है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या बनेगी आपकी यहाँ 25 इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है आपकी यहाँ पे 500 मीटर की है ट्रेन अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ से कितना बन जाएगा सर 1 जा 20 जा, तो आपका 20 सेकंड जो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन पे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार, खुद से ट्राई करो, इसका आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, शिफाली शायद ही इज द ओनली सन ऑफ द मदर ऑफ माई मदर, ही हाउ इज शिफाली रिलेटेड टू द मैन। तो इसका आंसर जो है वो आपका निकल के आने वाला है आपका नीस द नाइस बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर निकल के आएगा। एक बार सॉल्व करना, जिन लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा है उनको डेफिनेटली आता होगा। 85 क्या है, ए डाइस इज थ्रोन 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो आपके जो डाइस में इवन नंबर है वो आते हैं 2 4 6 और आते हैं 1 3 और 5। तो 3 आपके चांसेस है, तो 3/6 बनेगी प्रोबेबिलिटी 1/2 विच इज इक्वल टू ऑप्शन ए जो है राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जल्दी करवा रहा हूं, बट हम लोग यहाँ पे पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की जब क्लासेस होंगी तो आपको वहां पे डेफिनेटली हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फाइंड व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। हमको सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है यहाँ से आपका, प्रिंसिपल है आपका 1000 इंटू रेट क्या है आपका यहाँ पे मेरे पास है रेट आपका 6% इंटू मंथ है 10। साल के हिसाब से होता है टाइम, बट अगर साल में मंथ के हिसाब से देखूंगा तो बनेगा 10/12 इंटू अपॉन क्या आता है आपका 100। ये बन गया 00 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 5 जा 5 इंटू 0 बन जाएगा 50। ऑप्शन सी राइट आंसर निकल के आएगा। 50 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 6% के हिसाब से 10 महीनों के लिए। देखो, अब बोला गया है यहाँ पे आपका कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये एंगल होगा 90 डिग्री का। बोलेंगे कि वन एंगल इज 15, अगर एक एंगल आपका 15 डिग्री का है तो सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल वो कितना होता है 180। ये 19 है तो ये 15 होगा, तो ये कितना बनेगा आपका 75 डिग्री। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी विच इज 75 डिग्री। अब ये क्वेश्चन आपका मिसिंग सीरीज का है, Z Y X यहाँ बनेगा आपका U V W बनेगा आपका यहाँ से A B C, यहाँ बनेगा D। तो W D आपका आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ देखते हैं क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पे जो है वो क्या बन के आएगा, देखो ये बनेगा आपका ए बॉक्स कंटेन 7 रेड बॉल। एक बॉक्स में क्या है 7 रेड बॉल है, आपकी 8 ग्रीन बॉल है और 5 क्या है ब्लू बॉल है। ठीक है, व्हेन वन बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए ब्लू कलर। तो ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 बॉलें हैं ब्लू आउट ऑफ टोटल 7 + 8 15 + 5 20। तो आपका 20 बनेगा यहाँ से आपका 1/4 विच इज ऑप्शन नंबर ए, जो सी जो है राइट आंसर निकल के आएगा। 19th क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपका, मलिक इज 14th। ठीक है, मलिक जो है एक पर्सन है जो क्या है आपका 14th फ्रॉम राइट एंड इन ए रो ऑफ 40 बॉयज। 40 बॉयज है, राइट से मलिक का रैंक क्या है आपका 14th है। तो मतलब 13 बच्चे यहाँ होंगे, फिर कौन होगा यहाँ बैठा हुआ आपका मलिक बैठा होगा, ये कौन होगा मलिक। 13 और 1 14 और यहाँ कितने होंगे 26 बच्चे होंगे। तो बोला गया है आप बताओ व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 26 के बाद 27वां कौन आएगा आपका मलिक। तो ऑप्शन निकल के आएगा ए राइट आंसर 27th। ये क्वेश्चन है फाइंड द राइट अल्टरनेटिव इन द गिवन सीरीज। तो क्या है बी के बाद सी छोड़ के B C D E F G H I J, तो J वाला आंसर आएगा आपका J M O या J M L हो सकता है आपका। E F G H I J K L M, तो M बनेगा यहाँ से आपका। ठीक है, G H I J K L M N O, तो आपका O बनेगा ऑप्शन ए राइट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 94th का यहां से है, इफ इन ए सर्टेन कोड, हम यहां पे कैड को कैसे लिख रहे हैं सर, आपका कैड यहां लिखा जा रहा है DBU, कैड CAT DBU। 1+1+1+ यहां पे हो रहा है आपका +1 हो रहा है। वैसे ही डॉग में DOG, D के बाद EP आपका H EPH, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी।
ठीक है। चलिए इसके ऊपर क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 92 क्या है आपका, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल आर इक्वल, बोथ ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी आपके यहाँ पे क्या है, आपके ऑल एंगल और ऑल साइड क्या होती है यहाँ पे इक्वल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 91st, ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम ए बस स्टैंड, एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट अगो, बस 10 मिनट पहले ही जा चुकी है और आपकी हर बस जो है वो आधे आधे घंटे के बाद आती है, 30 मिनट के बाद आती है। अब नेक्स्ट जो बस है वो आपकी 9:35 पे है। अगर आपकी नेक्स्ट बस जो है वो आपकी 9:35 पे होगी, कितने में बस है आपकी यहाँ पे सर, नेक्स्ट बस आपकी 9:35 पे है। अगर आपकी नेक्स्ट बस यहाँ पे 9:35 पे है तो आपकी पुरानी बस जो होगी वो 9:05 पे होगी और बस को गए हुए 10 मिनट हो गया है, तो बस कितने पे, अब जो है आप 9:15 पे वहां पूछ रहे हो, तो एट व्हाट टाइम डिड द इंक्वायरी, तो इंक्वायरी कितना टाइम पे हुई है आपकी 9:15 पे, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए 92, 93 हो गया, 94 हो गया यहाँ से आपका, ठीक है, 93 हो गया, 94 शायद हमने हाँ कर लिया, हमने 94 भी कर लिया है। ठीक है, 95 पे देखते हैं यहाँ पे आपका, देखिए 95 क्या है यहाँ क्वेश्चन आपका, A circle is drawn inside a square having side as A touching all the 4 sides of a square. The area of that circle will be. तो देखो आपका एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हम लोग बनाते हैं एक सर्कल, क्या बनाएंगे आपका यहाँ पे सर्कल। तो अगर ये साइड्स आपकी जो है, सपोज यहाँ बोला गया है स्क्वायर हैविंग साइड एज ए, ठीक है, एक स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है यहाँ से आपकी सर, स्क्वायर की साइड है ए, तो मतलब ये जो है आपका ये बनेगा आपका a/2, रेडियस कितना बनेगा a/2, रेडियस कितना बन जाएगा a/2। बोला है एरिया ऑफ दैट सर्कल, तो आपका एरिया ऑफ सर्कल कैसा निकलता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई रहेगा, r बन जाएगा यहाँ पे a/2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो बनेगा पाई a²/4, पाई a²/4, तो आपका आंसर आएगा पाई a²/4, ऑप्शन सी राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं क्वेश्चन आपका यहाँ पे, देखिए इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मैनी टाइम्स डू यू राइट 33, आप सॉरी 3, आप कितनी बार 3 यहाँ पे लिखोगे, तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर कैसे निकलेगा आपका सर, जैसे हम लिखते हैं 3, फिर लिखेंगे 13, उसमें 3 आएगा 23, फिर लिखेंगे 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 53, 63, 73, 83, 93। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, तो आपके 20 बार आएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, क्या है आपका x² प्लस x माइनस 12 बराबर है 0 के, तो इसको सॉल्व करोगे तो x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 के, तो बनेगा आपका x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो बनेगा आपका x इक्वल टू 3 माइनस 4, तो आपका ये आंसर निकलेगा 3 माइनस 4, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर निकल जाएगा 99th क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, बट आप लोग अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को नहीं आएंगे। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये कैसे आ रहे हैं मुझे, क्योंकि मैंने पहले बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत प्रैक्टिस की हुई है, तभी क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ पे। अब 10 में 11 में एक ऐड किया 12 प्लस 1, 12 में 5 ऐड किए प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 5 बनेगा आपका 29, ऑप्शन बी राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से ये क्वेश्चन। इन ए क्लास ऑफ 37 स्टूडेंट स्टैंडिंग इन ए एक रो में आपके 37 बच्चे हैं। ठीक है, द प्लेस ऑफ राधा एंड सीता इज 10th एंड 16th। राधा का जो रैंक है वो क्या है आपका 10th है, और सीता जो है उसका जो रैंक है वो क्या है आपका यहाँ पे 16th है। ठीक है, बोला गया है व्हाट आर द प्लेसेस फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से प्लेसेस क्या होगी सर, टोटल बच्चे कितने हैं 37, टोटल बच्चे कितने हैं यहाँ पे 37। शुरू से अगर इसका रैंक 10वां है तो ऊपर 9 बच्चे होंगे, 9 और 1 10, टोटल बच्चे 37 हैं, तो पीछे कितने बच्चे होंगे 27, कितने बच्चे होंगे 27। अगर इसके नीचे 27 बच्चे हैं तो नीचे से इसका नंबर बन जाएगा 28वां, है ना, 28वां नंबर नीचे से इसका बन गया। 15वां रैंक है इसका, 16वां रैंक है, ऊपर से कितने बच्चे हैं आपके 15, तो एक ये खुद आ गया,
और नीचे कितने होंगे यहाँ से आपके 15 और 1 16, टोटल बचे 37 हैं। तो नीचे कितने बच्चे होंगे यहाँ से इसके 37 बच्चे हैं ना आपके टोटल, 21 कितने होंगे 21, ठीक है। तो नीचे से इसका रैंक क्या आ जाएगा आपका 22वां, तो आपका बनेगा यहाँ से आंसर ऑप्शन ए विच इज 28th एंड 22nd, ठीक है। चलिए 97 क्वेश्चन क्या है, 97 क्वेश्चन रह गया आपका एक लास्ट क्वेश्चन। ये आपका देखो क्या है यहाँ से 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 121, आपका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 121 क्या है, राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का, ठीक है। सो गाइस ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। आप लोग हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जेके एग्जाम क्रैकर फ्रॉम प्ले स्टोर। इसके साथ साथ अगर आप लोग हमारे ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट पे आके, ठीक है, जो कि नए बैच आपके मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। सो गाइस आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।